बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपना फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने अनीमिया का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो है ना उसकी दो टाइप्स को डिस्कस किया था। ठीक है, एक हमने देखा था कि हेमरेज जो है ना अनीमिया जो हो जाती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल जो है ना वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का लॉस होता है। सेकंड हमने पढ़ा था हेमोलिसिस जो होते हैं अनीमिया, जिसमें आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। आज हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, जिसमें है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। जैसे कि उसके नाम से शो है, जिनकी हमारी डाइट के अंदर इस तरह के हम डाइट नहीं ले रहे होते जो कि जाके हमारी बॉडी के अंदर आयरन बनाए, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर एचबी का लेवल मेंटेन रहे, ब्लड मेंटेन रहे। तो उसको हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। Anemia that occur due to deficiency of a nutritive substance necessary for erythropoiesis। ठीक है, erythropoiesis का मतलब होता है for the production of RBCs, यानी कि हमारी खुराक के अंदर इस तरह के न्यूट्रिएंट सब्सटेंस की कमी होती है जो कि erythropoiesis के लिए, जो आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसको हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। द सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस। अब जो इरिथ्रोपोइसिस यानी कि जो आरबीसीज बनाने के लिए जो सब्सटेंस बहुत जरूरी होते हैं, उनमें हमारे पास कौन से हैं? आयरन है, उसके अंदर प्रोटीन्स है, ठीक है, विटामिन सी है, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड। ये तमाम इस तरह के सब्सटेंस हैं जो कि इरिथ्रोपोइसिस के लिए जरूरी हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए जरूरी है। इस इनमें आयरन आ जाता है, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड वगैरह होते हैं। तो ये हम जो है ना तमाम सब्सटेंट अगर हमारी खुराक में नहीं होंगे तो हमें अनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी हमारे अंदर, जिसको हम न्यूट्रिशन अनीमिया कहते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी अनीमिया आज फ्लो, उसकी फर्दर उसकी अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास है कि आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, नाम से जैसे शो है, यानी कि आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। आयरन आपको पता है आगे जो है ना ब्लड से ब्लड को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद है प्रोटीन डिफिशिएंसी अनीमिया, प्रोटीन्स की हमारी डाइट में कमी होती है, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। उसके बाद है परनीसियस अनीमिया, विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन बी 12 की डिफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होती है उसको हम परनीसियस अनीमिया कहते हैं। उसके बाद है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अब इसके अंदर या तो फोलिक एसिड और विटामिन बी 9 की डिफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। इन तमाम टाइप्स को हम बारी बार डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, जैसे नाम से शो है कि आयरन की कमी की वजह से होती है। ये मोस्ट कॉमन के जो अनीमिया की काज है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया की, वो हमारे पास मतलब जो अनीमिया की मोस्ट कॉमन टाइप है ना, वो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया होती है। इसमें क्या होता है कि इनसफिशिएंट डाइटरी इंटेक एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। इसमें या तो हमारी जो डाइट हम ले रहे होते हैं उसमें आयरन हम प्रॉपर ले ही नहीं रहे होते, या अब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन नहीं हो रही होती, यानी कि आयरन हम ले रहे होते हैं लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स किसी वजह से इसको अब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते हमारी फूड के अंदर। तो इसको हम आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। उसके बाद एक कॉजेज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया की क्या क्या काजेज हो सकती हैं? इसकी वजह से होती हैं कि लॉस ऑफ द ब्लड, ब्लड का लॉस हो जाता है। डिक्रीज इनटेक ऑफ द आयरन, पर जब ब्लड ऑफ द लॉस हो जाता है तो जाहिर सी बात है जब ब्लड का लॉस ज्यादा हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएंगे तो और इसके बाद अनीमिया हो जाएगा। या हम आयरन ले कम रहे होते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, या समटाइम हमारी खुराक में आयरन तो होती है लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में किसी वजह से उसकी प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन इन कंडीशन लाइक ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी। ये समटाइम ऐसा होता है कि जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की डिमांड ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फेटस वगैरह के लिए भी आयरन जरूरी होती है। तो उस टाइम इसी वजह से उसकी सिम्टम आ जाती है, यानी कि ले तो रही होती है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डिफिशियंसी शो हो जाती है। इसलिए उसमें हमें ज्यादा लेना चाहिए आयरन के, हमें कैप्सूल लेना चाहिए, सप्लीमेंट्स वगैरह लेने चाहिए। या जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जब ग्रोथ हो रही होती है ना, जैसे उनकी 1 ईयर से लेके जो 15-17 ईयर तक, तो उनको आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इन तमाम केसेस में आयरन की डिमांड तो ज्यादा हो जाती है लेकिन उसकी जो है ना वो ले कम रहे होते हैं, इसी वजह से आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है प्रोटीन डिफिशियंसी अनीमिया। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन्स द सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन इज रिड्यूस। अगर प्रोटीन्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन जो है ना, हेमोग्लोबिन का पड़ा था दो पार्ट होते हैं, एक हीम पार्ट होता है, दूसरा ग्लोबन। ग्लोबन बेसिकली एक प्रोटीन्स पार्ट होता है। लेकिन जब हम डाइट में प्रोटीन्स कम ले हुए होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स कम होता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है। आरबीसीज आर मैक्रोसाइटिक, ठीक है, हेपोक्रोमिक अनीमिया। अब इसमें आरबीसी से होते हैं, मैक्रोसाइटिक्स का मतलब है सेल्स जो होती है लार्जर इन साइज होती है, हेपोक्रोमिक का मतलब होता है लेस कलर।
तो इसमें ये वाली टाइप अनीमिया क्या जाती है। ऊपर हमने पढ़ा था ना कि आरबीसी की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ा था, जिसके अंदर अब इसके अंदर जो आरबीसी जो होते हैं लार्जर इन साइज होते हैं हेमोग्लोबिन की डिफिशियंसी की वजह से, लेकिन लेस कलर होते हैं, क्योंकि जो एचबी होती है ना वो रेड कलर आयरन कंटेनिंग की प्रोटीन होती है। जब उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो आरबीसी तो होंगे, लेकिन आरबीसी के अंदर आयरन की कमी की वजह से वो हेपोक्रोमिक होंगे, इनके लेस कलर होंगे। उसके बाद है परनीशियस अनीमिया, जो कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की वजह से होती है, उसको हम जो है ना परनीशियस जो होती है अनीमिया कहते हैं। Pernicious anemia is a decrease in blood in red blood cells. Pernicious anemia is a decrease in red blood cells that occur when your intestine cannot properly absorb vitamin B12 because of lack of intrinsic factors in gastric secretion. अब परनीशियस एनीमिया में क्या होता है कि इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाती है, इट डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स। परनीशियस एनीमिया में हमारे आरबीसी जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। उस वक्त ये होता है जब हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं वो प्रॉपर विटामिन बी 12 को ऑब्जॉर्ब नहीं कर रही होती। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी जो है ना गैस्ट्रिक सिक्रेशन के अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। बेसिकली वो फैक्टर जो होती है ना वो विटामिन बी 12 को ऑब्जॉर्ब करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर उस फैक्टर की ही कमी होती है। इंटेस्टाइन गैस्ट्रिक सिक्रेशन के अंदर एक फैक्टर होता है, यानी कि जो हमारे स्टमक के सिक्रेशन होते हैं इसको हम गैस्ट्रिक सिक्रेशन कहते हैं। उसके अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम जो है IF यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, जिसका काम होता है कि विटामिन बी 12 को ऑब्जॉर्ब करता है प्रॉपर। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर गैस्ट्रिक सिक्रेशन के अंदर जो है ना वहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता। जब इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं होगा तो इंटेस्टाइन जो होती हैं वो विटामिन बी 12 को प्रॉपर अब्सॉर्ब भी नहीं कर रही होती। जब वो नहीं करती हैं तो उसकी वजह से जो है ना ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनको उनके बनने के लिए विटामिन बी 12 बहुत जरूरी होता है। तो जब विटामिन बी 12 भी नहीं होता तो रेड ब्लड सेल्स की जो है ना डिक्रीज हो जाते हैं नंबर्स के अंदर, तो उनको हम वजह से जो हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की, जो एनीमिया होता है उसको हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको हम IF कहते हैं, एक स्पेशल प्रोटीन है जो खास तौर पर ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन के अंदर एक जो है ना प्रोटीन्स होती है, हेल्प करती है हमारे इंटेस्टाइन को कि वो विटामिन बी 12 को अब्सॉर्ब कर सके। दिस प्रोटीन इज रिलीज बाय द सेल इन द स्टमक। ये कैसे रिलीज होती है? जो स्टमक में जो सेल्स होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक सिक्रेशन कहते हैं उसके अंदर ये रिलीज होती है। When the stomach does not make enough intrinsic factor, जब स्टमक किसी वजह से जो मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, नहीं बना रहा होता, द इंटेस्टाइन कैन नॉट प्रॉपरली अब्सॉर्ब विटामिन बी 12, तो हमारी इंटेस्टाइन जो होती है वो मुनासिब तौर पर विटामिन बी 12 को अब्सॉर्ब नहीं कर रही है सकती। ठीक है, जब वो विटामिन बी 12 को अब्सॉर्ब ही नहीं करेंगी तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा। परनीशियस अनीमिया जो है ना खासतौर पर कब होता है? ओल्ड एज में। ठीक है, ओल्ड एज में होता है और उसके बाद फीमेल में मोस्ट कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेल। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं परनीशियस अनीमिया की? इसमें ये होता है कि वीकेंड स्टमक लाइनिंग, जो स्टमक की लाइनिंग होती है इर्द गिर्द जो वो वीक हो जाती है, एज के साथ साथ वीक होती है। फीमेल्स के अंदर भी किसी मख्तलिफ डिजीज वगैरह की वजह से जो है ना, तो जिस तरह होता है उनके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान या वैसे ही इसके अंदर वो कम हो जाती है। तो वीकेंड होती है, स्टमक की लाइनिंग वीक हो जाती है, यानी एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक किसी वजह से स्टमक को जो है ना कोई जख्म वगैरह हो जाता है तो उसकी शेप ही चेंज हो जाती है। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं कि जो स्टमक्स में जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है उसके बाद स्टमक्स की जो है ना शेप वगैरह चेंज हो जाती है, तो इसको हम जो है ना वीकेंड स्टमक लाइन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एन ऑटो इम्यून कंडीशंस इन विच बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन्स और सेल्स मेक इट ऑटो इम्यून। उसके बाद कंडीशन की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो मतलब खुद एक्टिवेट हो जाता है इस तरह से कि वो जो है ना जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, किसी भी वजह से उनको फॉरेन पार्टिकल के तौर पर देखता है। उसके बाद हमारे पास है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसको हम फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं। ये हम देखते हैं कि ये क्या होता है। इसमें अब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन बी 9 की। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच बोन मैरो प्रोड्यूस यूजुअली लार्ज। इसमें अब बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं आमतौर पर वो लार्ज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर उनकी एबनॉर्मल होती है, क्योंकि बोन मैरो ही होते हैं ना जो आगे जाके आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। अब इसमें बोन मैरो लार्ज होते हैं, अब नॉर्मल उनकी स्ट्रक्चर हो जाती है, तो वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इमेगलोब्लास्टिक नाम से शो इनके बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इबनॉर्मल होते हैं।
इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ एन अदर न्यूट्रिशन फैक्टर, कोई और न्यूट्रिशन फैक्टर मैचुरेशन फैक्टर होता है जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। आरबीसी इसमें मेच्योर नहीं होते, डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो भी डिफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो इमेच्योर होता है। जब न्यूक्लियस जो होता है इमेच्योर होता है, आगे प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो डीएनए की सिंथेसिस भी डिफेक्टिव हो जाती है। इन तमाम वजूहात की वजह से एनीमिया होती है, उसको हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। यानी कि इसके अंदर बेसिकली जो बोन मैरो होते हैं वो इतना ज्यादा लार्ज होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर नॉर्मल होती है, इमेच्योर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो डिफिशिएंसी होती है फोलिक एसिड की उसकी वजह से होती है ये वाली अनीमिया। उसके बाद है ए प्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, जैसे नाम होती है ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन, जो होती हैं बोन मैरो, रेड ब्लड सेल्स के जो बोन मैरो सेल्स होते हैं जिनसे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, तो उनमें एक बीमारियों की वजह से हो जाती है जिसको हम ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। जो रेड बोन मैरो होता है वो रिड्यूस हो जाता है एंड रिप्लेस बाय फैटी टिश्यू। इसमें क्या होता है कि रेड बोन मैरो के अंदर किसी वजह से फैट एक्युमुलेशन हो जाती है, वो फैटी टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो प्रॉपर अपना काम नहीं करता। बोन मैरो डिसऑर्डर अकर इन फ्लोइंग कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन में बोन मैरो ज्यादा हो जाता है? बोन मैरो की जो बीमारी होती है जिसके अंदर जो बोन मैरो जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और वहाँ उनकी जगह पे फैटी टिश्यू आ जाते हैं। रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे और गामा रे रेडिएशन, जब कोई भी डिजीज होती है किसी पेशेंट को, तो उसकी वजह से वो बार बार एक्सरे या गामा रे से जो होती है उनको ट्रीट वगैरह किया जा रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है ना, हाँ, उन पेशेंट्स के अंदर ये ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन, ठीक है, किसी वजह से बैक्टीरिया आ जाते हैं, इन्फेक्शन आ जाता है। क्विनिलीन, गोल्ड सॉल्ट या बेंजीन वगैरह ये ड्रग अगर ले रहे होते हैं, क्विनिलीन एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई गोल्ड सॉल्ट ले रहे होते हैं या बेंजीन वगैरह, ये तमाम चीजों की वजह से हो जाती है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी की वजह से हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन जिसमें हेपेटाइटिस एचआईवी इन्फेक्शन वगैरह, इन तमाम इन्फेक्शन की वजह से जो है ना रेड ब्लड सेल के जो बोन मैरो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, उनकी जगह पे फैट एक्यूमुलेट हो जाती है। उसकी वजह से हमारे पास जो है ना अनीमिया होती है, उसको हम ए प्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अनीमिया ऑफ क्रोनिक जो होती है डिजीज, ये हम ना, और इसके बाद ठीक है, क्रोनिक डिजीज के अंदर जैसे कि हमारे पास कौन सी होती है? Anemia of chronic disease is anemia that is found in the people with certain long-term medical condition। जैसे नाम से शो है ना, कुछ लोगों के अंदर क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टर्म कोई भी मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे कि वो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, डायबिटीज वगैरह के पेशेंट होते हैं, इन तमाम पेशेंट्स के अंदर जो अनीमिया हो जाती है और दूसरी डिजीज की वजह से, उसको हम जो है ना अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहते हैं। उसमें क्या होता है कि सर्टन क्रोनिक इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं जिससे उनको मतलब उसके बाद इन्फ्लेमेटरी डिजीज उनको हो जाती है, कोई अदर इलनेस कैन इफेक्ट द बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, तो उनकी बॉडी की उस एबिलिटी के ऊपर जो रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस है उसके ऊपर वो इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्रोनिक कंडीशन में कॉर्निक हार्ट पेशेंट जैसे हो सकते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं, या उनके अंदर कोई भी जैसे टीबी के पेशेंट्स हो सकते हैं, तो उनके अंदर जो उनके आरबीसीज होते हैं वो प्रॉपर प्रोड्यूस ही नहीं होते। कंडीशन दैट कैन लीड टू द अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, किन क्रोनिक डिजीज की वजह से हो सकता है? नॉन इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से हो सकता है किसी वजह से, ठीक है। उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है, जैसे कि हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ डिजीज होती हैं, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर हमारे पास जो मुख्तलिफ स्किन की डिजीज भी होती हैं जिसके अंदर सिरोसिस होता है, ठीक है, तो वो सारी ऑटोइम्यून डिजीज होती है। कैंसर की वजह से हो सकता है, किडनी की डिजीज की वजह से हो सकता है, लिवर सिरोसिस की वजह से। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन जैसे कि कुछ एड्स या एचआईवी के पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस बी सी वगैरह के, ये जो पेशेंट होते हैं इनके जो ऑर्गन होते हैं ना बॉडी के, वो तो ऑलरेडी डिजीज की वजह से इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, ठीक है, तो इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज इज ऑफन माइल्ड, आमतौर पर बहुत कम होता है लोगों को, इतना ज्यादा मतलब सीवियर नहीं होता, माइल्ड होता है। यू मे नॉट नोटिस सिम्टम ऑफ अनीमिया, की माइल्ड होता है यानी कि पता ही नहीं चलता कि है या नहीं है, यानी कि सीवियर नहीं होता, इवन सिम्टम भी हम नोटिस नहीं कर सकते। अगर सिम्टम्स में इंक्लूड, इसमें क्या होता है कि वीक वीक या टायर्ड पेशेंट हमेशा जो होता है इस तरह के अनीमिया का, वो जो है ना थका हुआ महसूस करते हैं, उसको हेडेक उसको रहता है, उसके बाद पेलनेस हो जाती है, उसकी येलो स्किन हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ वगैरह हो जाती है, ठीक है, ये तमाम सिम्टम शो होती है, तो हमें पता चल जाता है कि उसको क्रोनिक डिजीज की वजह से अनीमिया हो गया है। उसके बाद है सिम्टम ऑफ अनीमिया, ये देखिए अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें अनीमिया के सिम्टम होती है, उसकी वजह से तेज हो जाएगी,
जिनकी थकावट हो जाती है, डेजनेस भी चली जाती है, फेंटिंग हो जाती है, पेशेंट जो है ना बेहोश हो जाता है, आईज के ऊपर जो है येलो हो जाती है आईज उसकी वजह से, उसके बाद स्किन की वजह से पेलनेस हो जाती है, येलो स्किन, उसके बाद कोल्डनेस, टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है, स्किन ठंडी रहती है, उसके बाद येलो स्किन हो जाती है। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो इसमें लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट के अंदर पल्पिटेशन, हार्ट रेट जो होती है वो इफेक्ट होती है, उसके बाद रैपिड हार्ट रेट हो जाती है वगैरह ये सब। उसके बाद चेस्ट पेन में हो जाता है एंजाइना भी इसकी सिम्टम है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्प्लेन जो है ना उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है एनीमिया की डिफिशियंसी की, एनीमिया की डिजीज की वजह से, इनकी आरबीसी की डिफिशियंसी की वजह से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, अगर उसका इफेक्ट होता है तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस हो जाती है, हमारे मसल्स में वीकनेस हो जाती है, इंटेस्टाइन के स्टूल का कलर चेंज हो जाता है। ये तमाम सिम्टम होते हैं जो हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन के ऊपर उनका इफेक्ट होता है, और उनकी वजह से ये सारी सिम्टम से हो जाती है अनीमिया की डिजीज की वजह से, जिसमें एचबी की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की हमारी बॉडी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अनीमिया का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम ब्लड की सर्कुलेशन पढ़ेंगे, हम कल स्टार्ट करेंगे, इसको मैं इधर ही एंड करेंगे।